यातायात प्रभाग की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके माध्यम से जनता को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा भुगतान के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आमतौर पे जो यातायात दुर्घटनाएं होती हैं उनकी दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है जिसमें जो दुर्घटना करने वाले वाहन होते हैं या उनके वाहन चालक होते हैं उनका पता लग जाता है, और दूसरी श्रेणी होती है जो हिट एंड रन के मामले होते हैं, यानी दुर्घटना हुई लेकिन वाहन चालक का या वाहन का पता नहीं चल पाया। दोनों श्रेणियों में मुआवजा भुगतान की अलग अलग व्यवस्था है। तो जो पहली श्रेणी है जिसको हम नॉन हिट एंड रन, यानी वो हिट एंड रन नहीं है, उसमें क्या प्रावधान है ये आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौहर मोहम्मद बनाम यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस वाद में सभी राज्यों को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल संशोधित जो 2022 का है उसके नियम 150A के तहत सड़क दुर्घटना में कांडों का ससमय अनुसंधान एवं दावा भुगतान को फैसिलिटेट करने का सख्त निर्देश दिया गया है। इसमें महती जिम्मेवारी पुलिस की है, जो अनुसंधान में उन्हीं का रोल है, और बल्कि इसके आगे MSCT तक सारे कागजात पहुंचवाने का भी भार वो पुलिस विभाग को दिया गया है। न्यायादेश के अनुपालन में पुलिस के अलावे बीमा कंपनी, वाहन स्वामी, वाहन चालक की भी अलग अलग भूमिका निर्धारित की गई है, और जो प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं, कुल 11 प्रपत्र हैं, उसमें सूचनाएं ईडार ऐप के माध्यम से MSCT को इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच की जा रही हैं। फिजिकल कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा भुगतान में जो वाहन चालक है उसको फॉर्म 3 भरना है। पुलिस उसको फैसिलिटेट कराती है, और ये दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर भर करके जो IO है उनको उपलब्ध कराना है। उसी तरह से फॉर्म 4 है, जो वाहन मालिक हैं उनके द्वारा इसमें वाहन या उनके मालिक से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो भर करके 30 दिनों के अंदर कांड के अन्वेषण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है। जो अगला चरण है वो है मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का। तो आपको जानकारी होगी कि संपूर्ण राज्य में सड़क दुर्घटना मुआवजा दावों के त्वरित निष्पादन हेतु 10 मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। पटना, सारण, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गयाजी, दरभंगा, मुंगेर, देहरी और सहरसा में ये न्यायालय कार्यरत हैं। जैसे दुर्घटना होती है 48 घंटे के अंदर फॉर्म 2 में सूचनाएं भर करके जो वाहन दुर्घटना के पीड़ित हैं या उनके आश्रित हैं उनको उपलब्ध कराना है, ताकि उनको अपने अधिकारों की पूरी जानकारी हो जाए। इसमें IO को ये जवाबदेही दी गई है कि जो विक्टिम है या फैमिली मेम्बर हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 10 दिन के अंदर उनको ये सूचनाएं, जैसे आपका जो अधिकार है मेडिकल एड का और ट्रीटमेंट का, उसके बारे में बताना, FIR की कॉपी उपलब्ध कराना, फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म 1 जिसको बोलते हैं, जब ID जनरेट होता है, एक्सीडेंट ID जनरेट होता है, FIR होता है, उसके बाद उसको FAR 1 बोलते हैं, वो उसको उपलब्ध कराना। उसी तरीके से ड्राइवर फॉर्म 3 के बारे में उनको बताना, उसकी कॉपी उपलब्ध कराना। जो ओनर का है फॉर्म 4 जिसके बारे में मैंने चर्चा की, उसकी कॉपी उपलब्ध कराना। एक इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है IAR, जो फॉर्म 5 में होता है, वो 50 दिनों के अंदर IO को कंप्लीट करके देना है। उसकी कॉपी भी विक्टिम या उसकी फैमिली को उपलब्ध कराना। उसी तरीके से जो डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट है 90 दिन के अंदर फॉर्म 7 में उसको भर के देना है, उसकी कॉपी उपलब्ध कराना। जो इंश्योरेंस का फॉर्म 11 है उसकी कॉपी उपलब्ध कराना। ये सारी चीज़ें जो हैं, विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राइट जो उनका है फ्री लीगल एड प्राप्त करने का स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, उसके बाद जो क्लेम ट्रिब्यूनल है उसके सामने उनको उपस्थित होने का जो राइट है,
या तो वो खुद उपस्थित हो सकते हैं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन उनको दिया हुआ है। इसी तरीके से और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो विक्टिम और उसके परिवार को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि न केवल उनके साथ या उनके परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में उनकी पूरी जानकारी रहे, बल्कि वो इस बाबत भी पूरे तौर पे जानकार और सतर्क रहें कि जो उनको मुआवजा भुगतान होना है वो सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं। कि जब 90 दिन में हमारा चार्जशीट समर्पित हो जाता है तो उसको हम डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट बोलते हैं। इसके अलावा और जो फॉर्म्स हैं वो अनुसंधानकर्ता को भर करके भेजना है। MSCT में इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच होना है, जो ऐप है उसके माध्यम से। इंश्योरेंस कंपनी जो है उनके पास अब 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो जो विक्टिम या उसके परिवार का क्लेम है उसको एक्सेप्ट करें या उसको डिनाई करें कि साहब हमारी ये लायबिलिटी नहीं बनती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यदि ऑटो दुर्घटना हो रही है और उसमें जो पैसेंजर्स हैं उससे ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हुए थे और वो कालकलवित हो गए, तो वैसी परिस्थिति में इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी को डिनाई कर सकती है कि हमारा क्लेम जो है वो केवल 3 लोगों के लिए था, 3 सीटेड वो व्हीकल थी, बाकी यदि कालकलवित हुए हैं तो उनके प्रति हमारा कोई क्लेम नहीं है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, और इसलिए मैंने पहले भी आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी कि यदि आप ओवरलोडिंग के क्रम में दुर्घटना के शिकार होते हैं तो शायद आप मुआवजा भुगतान के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए ये आपके हित में भी है कि आप इन सब चीज़ों से बचें। तो यदि बीमा कंपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है तो अब ये बात उठती है विक्टिम फैमिली की तरफ से कि हमारा कॉम्पनसेशन जो वो ऑफ़र कर रहे हैं वो फेयर है अथवा नहीं। यदि वो समझते हैं कि ये फेयर है, रिजनेबल है, एक्सेप्टेबल है उस फैमिली के लिए या विक्टिम के लिए, तो MSCT को ये पूरी प्रोसीडिंग मात्र 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर देनी है। यदि लायबिलिटी वो जो इंश्योरेंस कंपनी है ऑफ़र करती है लायबिलिटी एक्सेप्ट करने के बाद और विक्टिम या उसकी फैमिली को वो फेयर नहीं लगता है, तो वैसी परिस्थिति में उसको ये स्वतंत्रता है कि MSCT के पास वो अपनी दलील दे। आमतौर पे जो मुआवजा होता है वो उनका विक्टिम का एज है, उनका जो उस समय का इनकम होता है, उनका जो आगे वर्किंग एज बचा होता है और वो पोटेंशियल होता है, ये सब देखते हुए वो डिसाइड किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि उसको ये लगता है कि जो मुआवजा भुगतान की राशि ऑफ़र की गई है फेयर नहीं है, तो वो MSCT के पास अपनी क्लेम वो अपने सपोर्ट में सारे बातें रख सकते हैं, अपने या अपने वकील के माध्यम से, दोनों ऑप्शन हैं। और उस परिस्थिति में इस प्रोसीडिंग को MSCT के द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा 9 महीने के अंदर डिस्पोजल करना है। अब हम दूसरी श्रेणी में आते हैं। यदि इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती है, जैसा मैंने बताया ओवरलोडिंग के केसेस में ऐसा हो सकता है, तो क्लेम ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और उस परिस्थिति में भी अधिकतम 12 महीनों के अंदर उसको मुआवजा भुगतान का फैसला दे देना है। तो इस गौहर मोहम्मद का जो न्यायाधीश आया है उसके बाद ये एक बड़ा व्यापक चेंज हुआ है मुआवजा भुगतान की पूरी प्रक्रिया में। जहां पहले सालों साल लगते थे, वहां अब मैक्सिमम अधिकतम 12 महीनों के अंदर हर परिस्थिति में उनको मुआवजा भुगतान कर दिया जाना है। तो ये आम जनता को इसके बारे में जागृति होना बहुत ज़रूरी है। पहले की जो प्रक्रिया थी उसमें आपको मालूम होगा कि कई बार आम जनता को इसमें काफ़ी परेशानी होती थी, वो दलालों के चक्कर में पड़ते थे। अब ये सारी जो व्यवधान है वो हटा दिए गए हैं इस माध्यम से, और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है कि जो न्यायाधीश के अंदर टाइम लिमिट तय किया गया है उसके तहत मुआवजा भुगतान करा दिया जाए। और इसी क्रम में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि MSCT जो इन जिलों में संधारित है, चल रही है, उसके माध्यम से अभी तक करीब 84 करोड़
19 लाख की मुआवजे की राशि का भुगतान का आदेश किया गया है और यह करीब 1626 मामलों में किया गया है। अब हम आते हैं दूसरी श्रेणी का जो मुआवजा भुगतान होना है, जो हिट एंड रन के केसेस में। तो ये हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 के तहत इसको दिया जा रहा है और उसमें एक मुश्त राशि यदि गंभीर चोट है तो 50,000 की और यदि मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान है। और ये मुआवजा जो है वो राजा सीकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस न्यायादेश के तहत इसको और संपुष्ट किया गया है और इसका भुगतान GIC जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के माध्यम से किया जाता है। इसमें भी हमारी प्रगति अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। 15/9/2025 तक 9080 मामलों में मुआवजा भुगतान को साधारण बीमा परिषद यानी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को भेजा गया, जिसमें से 5830 मामलों में दुर्घटना पीड़ितों या उनके परिजनों को मुआवजा भुगतान किया गया है। ये भी बताते चलें कि हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों को मुआवजा भुगतान में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है।